हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू। करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 वैसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. We are going to discuss 5 most important expected question for the economics for prelims 2025. तो चलें हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या जो है, क्या मतलब क्या क्या क्वेश्चन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2025 के। 5 महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड, यहाँ पर एक शब्द है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन ये करा। तो पहला क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, क्या था, वो पहले समझते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो था, लोगों को जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाना, मतलब कि हर वैसे व्यक्ति जो मतलब रिमोट क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ वैसे जंगल, सारे लोगों को मतलब कि बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना जो है प्रधानमंत्री जो जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हर किसी के पास जो है बैंक अकाउंट होगा। तो वो लोग क्या मतलब कि करेंगे, वो लोग उसको बैंक अकाउंट होगा, उसके बाद वो डिजिटल पेमेंट, डिजिटल अवेयरनेस होगा, तो वो पेमेंट वगैरह यूपीआई पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, जिससे करप्शन कम हो सकता है। दूसरी चीज़ था कि हर जो भी सरकार की तरफ से फंड वगैरह दिए जाते हैं वो सारे उनके खाते में आए। इस वजह से हर किसी को एक खाता, हर बैंक, किसी न किसी बैंक में एक खाता ओपन कराने के लिए कहा गया था सरकार की तरफ से। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य जो उद्देश्य था, लोगों के पास, हर किसी के पास बैंकिंग व्यवस्था को पहुंचाना, हर किसी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन कह रहा था, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि पहला ऑप्शन है प्रमोट डिजिटल पेमेंट। ये था मतलब कि इसके मतलब कि खाता खुलेगा तो डिजिटली पेमेंट वगैरह करेगा वो, मतलब कि ये भी एक्सपेक्टेड मतलब कि ये भी ऑप्शन बन सकता है, ये ऑप्शन जो है हो सकता है। दूसरा, इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है सभी लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। तो ये जो है मैंने पहले भी बताया था कि पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य जो उद्देश्य था, सभी लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जो है जोड़ना। तो ये भी ऑप्शन, ये आंसर हो सकता, ये भी आंसर, ये तो बहुत मतलब कि मोस्ट है बहुत मैक्सिमम जो है यही आंसर होने के पूरी मतलब पॉसिबिलिटी है। फिर भी आगे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। प्रोवाइड सब्सिडीज़, हाँ बिल्कुल, इसका बैंकिंग खाता जब ओपन होगा तो उसमें ये भी उद्देश्य था कि सरकार उसमें सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगा। इनकरेज सेविंग, ये आउट ऑफ है सेविंग के लिए, वैसे ओपन होगा तो ये भी हो सकता है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं कि ये भी ऑप्शन लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था, जो उसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना में ऑलरेडी लिखा गया था कि पीएमजेडी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएमजेडीवाई इज टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल इंक्लूजन टू ईच एंड एवरी वन सिटीजन। सो ऑप्शन नंबर इज द मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सभी को बैंकिंग व्यवस्था पहुंचाना ही प्रधानमंत्री जन धन योजना का
मुख्य उद्देश्य था। चलो अब आगे दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा कहता है कि फिस्कल डेफिसिट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, राजकोषीय घाटे को सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट का जो डेफिनेशन होता है, फिस्कल डेफिसिट का जो डेफिनेशन है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ये होता है डेफिनेशन होता है फिस्कल डेफिसिट का। तो चलिए आगे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन जो है आपको टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बिल्कुल ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि ये आउट ऑफ डेफिनेशन है, क्योंकि होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी हो गया रेवेन्यू क्योंकि होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस, ये ऐसे लिखेंगे कैपिटल रिसिप्ट। तो ये भी डेफिनेशन को नहीं फॉलो करा, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड है सी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ नॉन डेप्ट वही होता है, कैपिटल रिसिप्ट ये बोले या नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, दोनों बात सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आगे हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कहता है कि रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बिल्कुल ये वाला जो है ये भी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नाउ अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लोग जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, हम लोग जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई होता क्या है। तो महंगाई जो है आप लोग जैसा देखे होंगे कि महंगाई एक जो है वायरस की तरह काम करता है, कि एक कंट्री में आया तो वो दूसरे कंट्री में फैल सकता। होता क्या है, या तो गुड्स और सर्विस जो है, गुड्स और सर्विसेज मतलब कि जो है लेश हो गया है, गुड्स और सर्विसेज जो है वो नहीं, या तो महंगाई का मुख्य जो कारण होता है, या तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, सभी लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो होगा क्या उसमें गुड्स का जो दाम और सप्लाई, हाँ यहाँ पे जो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड, सप्लाई जो है वो जितना ज़रूरत है उससे कम है। तो उसमें हुआ क्या कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पैसा, सब लोग के पास पैसा ज़्यादा हो गया। सब लोग के पास पैसा कैसे ज़्यादा हो गया, तो भाई इसका बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है कि जैसा कि मैंने मतलब कि एक RBI का मॉनेटरी पॉलिसी चलता है कि उसमें रेपो रेट वगैरह कम कर दिया, तो जो है कमर्शियल बैंक लोन वगैरह ज़्यादा मार्केट में दे दिया, सब लोग लोन कम रेट पे लोन मिल रहा, तो सब लोग लोन, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया। अब मान के चलो मान के चलो मार्केट में पैसा ज़्यादा, सभी के पॉकेट में पैसा ज़्यादा है और सामान कम है, तो सभी लोग जो है खरीदेंगे, सामान कम है तो उस सामान को सभी लोग खरीदेंगे।
और सभी लोग खरीदेंगे, सामान भी कम है तो भाई पैसा का वैल्यू, सामान का दाम बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मान के चलो आप वेजिटेबल खरीदने गए होंगे मार्केट में, तो मान के चलो कोई लौकी लौकी का सप्लाई कम है, लौकी बहुत ही, और सभी लोगों के पास पैसा, 10 लौकी है, खरीदने वाले 100 हैं, 100 के पास भी पैसा। तो जहाँ पहले 10 रुपया में एक लौकी बिकता था, अब क्या है कि पैसा सबके पास है तो वही लौकी 20 रुपया में जो है बिकेगा। तो इसी तरीके से जो है सप्लाई कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है। तो इस वजह से महंगाई का एक मुख्य कारण ये भी है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा हो गया। दूसरा है कि ये भी होता है कि भाई कमर्शियल बैंक ने लोन मतलब रेपो रेट ये सब MSF CRR ये सब कम कर दिया। तो कमर्शियल बैंक जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा रहा है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो है रेट डिसाइड किया जाता है, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा मैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI का एक कमेटी है, जिसके RBI ने एक कमेटी गठन किया जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। हर 3 महीने पे मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो चेंज, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वो जो है मैनेज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो मान के चलो रेपो रेट वगैरह कम कर देता है, तो रेपो रेट होता है कि कमर्शियल बैंक जो है मतलब कि रेपो रेट RBI कम किया तो कमर्शियल बैंक लोन, और RBI ने आदेश दिया कि लोगों को लोन ज़्यादा दो मार्केट में। देखा कि मार्केट में मनी का सप्लाई कम है तो कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा ये कमर्शियल बैंक भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, इसलिए लोग कम पैसा पे लोन मिलने लग गया, सब लोग लोन ज़्यादा लेना चालू कर दिया और सबके पास पैसे हुआ, तो इसी के कारण महंगाई आ गया। तो सप्लाई जो कम हो जाता है, सप्लाई इज अगर जो है लेस हो जाता है डिमांड से, तब भी जो है मतलब कि ये हाँ, सप्लाई जो है लेस है डिमांड से, तभी जो है मतलब कि महंगाई का एक कारण बन सकता है। या डिमांड हो गया ग्रेटर देन सप्लाई से, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड अगर ज़्यादा हो गया सप्लाई से तभी महंगाई आता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज रिलीज्ड बाय RBI। नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये RBI मतलब कि कभी रिलीज ही नहीं, ये RBI का मेन फंक्शन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना, ठीक है, CPI। दूसरा WPI इंक्लूड सर्विसेज, नहीं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये भी जो है ये दोनों जो है एक इंडेक्स है जो कि मेजरमेंट करता है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इस पे आप लोग को अगर नहीं समझ में आता तो एक पूरे डिटेल से इस पे एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, जिसको आप लोग पूरे अच्छे से मतलब कि आप समझ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा तो फिर मैं इस पे एक टॉपिक पूरे फुल टॉपिक मैं बना दूंगा इस पे आपको। क्वेश्चन नंबर C कहता है हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड फूड एंड फ्यूल्स। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड फूड्स एंड सर्वे, फूड और फ्यूल्स वगैरह में भी इन्फ्लेशन की हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर चीज़ में ही जो है आएगा। क्वेश्चन नंबर D कहता है कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड फूड एंड फ्यूल्स। नहीं, सिर्फ खाली कोर में नहीं, सेंट्रल में नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर आपको चौथा भी रॉन्ग हो गया। तो इसका मोस्ट अगर देखा जाए तो अगर पूरी एजम्पशन के साथ देखा जाए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आंसर इसका होगा वो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का C ऑप्शन बिल्कुल सही है। द C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।
तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे थोड़ा कि इसके बारे में BOP भाई साहब क्या होता है। तो BOP जो होता है, BOP अपना जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू होता है टोटल कैपिटल अकाउंट, सॉरी टोटल यहाँ पे नहीं, ये कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट, ये होता है इसका डेफिनेशन बैलेंस का। अगर इसको पूरे डिटेल से आपको इस पे चाहिए तो इस पे भी मैं मतलब ये एक टॉपिक, इसको पूरे डिटेल से एक वीडियो बना करके मैं लेकर के आऊँगा। कमेंट में आप कमेंट करिएगा, मैं इस पे पूरे डिटेल से, अभी फ़िलहाल इतना ही हम लोग को समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम लोग आगे देखते हैं ऑप्शन को, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में शामिल नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला कहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, नहीं ये नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। FDI फॉरेन डायरेक्ट FDI जो होता है क्या होता है ना, जब कोई जब वर्ल्ड बैंक IMF इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कुछ जो पैसा देता है उसको FDI कहते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ECB, एक्सटर्नल नहीं, ये भी नहीं होगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब जो होता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने कितना पैसा जो है इसको दिया, जो भारत का RBI जब कोई दूसरे देश या इंटरनेशनल कमिटी से जो है जब कोई कर्जा लोन के रूप में पैसा लेता है, मान के चलो IMF और वर्ल्ड बैंक, तो जो पैसा लोन के रूप में लेता है उसी को बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा से आप ये क्वेश्चन को देखना होगा हमको। क्या कह रहा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन द कैपिटल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, यहाँ पे देख सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये भाई साहब ने बड़ा ये क्वेश्चन को घुमा करके नॉट इंक्लूड कर दिया, वही मैं आगे देख रहा था कि ऐसा क्यों। तो हाँ, अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या कर रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि जो है कैपिटल अकाउंट, इसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिनेशन होता है, कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट माइनस करेंट अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये इसका पार्ट हो सकता है। दूसरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये भी हो सकता है। तीसरा NRI डिपॉजिट्स, ये भी हो सकता है। चौथा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का जो है मतलब कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका मतलब कि ये डेफिनेशन से इसको मैच नहीं करा। तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 4, और वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो D ऑप्शन होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो पहले हम लोग जानेंगे कि MPC होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये एक प्रकार की कमिटी है जो कि RBI के द्वारा गठन किया गया है, जो हमेशा मॉनिटरिंग करता है कमर्शियल बैंक, और उस पर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत सारे रेट्स वगैरह जो कमर्शियल बैंक पे लगाए जाते हैं, जैसे रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, मार्जिन MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
जो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, MSF हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन को ये सारी जो जो मतलब कि पॉलिसी बनाया जाता है वो कमेटी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये इसीलिए ये और वो कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या बोलता है ऑप्शन, ये क्वेश्चन, मौद्रिक समिति का कार्य क्या होता है? MPC मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट? नहीं भाई, स्टॉक मार्केट्स को तो सेबी रेगुलेट करता, सेबी। इसका नाम है क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है से रेगुलेट करता है किसको? स्टॉक मार्केट को। अब हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन, टू डिसाइड रेपो रेट। करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन जो है रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे फिर भी चेक करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को। टू सेट ए फाइनेंशियल डेफिसिट? नहीं भाई, फाइनेंशियल डेफिसिट ऑलरेडी ये बजट का टॉपिक है। टू मैनेज पब्लिक डेब्ट? नहीं, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। पब्लिक का इंटरेक्शन जो होता है कमर्शियल बैंक से होता है, RBI नहीं करता। तो इस तरीके से अगर इस पे जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पे एक पूरे उस टॉपिक पे पूरे वीडियो एक लेकर के आऊँ, ताकि और इसी तरह के मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 प्रीलिम्स के लिए मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। फिर आगे मैं हर सब्जेक्ट के लेकर के आऊँगा यदि आपका फीडबैक अच्छा रहा तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन ही है आपका साथ हमारा विश्वास, सॉरी आपका विश्वास हमारा साथ। आप विश्वास करके अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे भी बढ़ाएं और सब्सक्राइब करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से मैं हर एग्जाम मतलब मैं बेसिकली मैं फोकस UPSC का कर रहा हूँ। तो UPSC के लिए मैं अच्छे तरीके से और भी वीडियो बना करके लाऊं, ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।